everyone, this is Yojad and watching Alchemist Academy. So my dear student, we are going to discuss about the biotechnology principle and processes. In the last video, we have discussed about the microbes in human welfare and that was also an important chapter. ये भी जो आपका होगा ये काफ़ी important chapter है. बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है. आप अगर देखें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इवन चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक से 12th क्लास में हैं, दोनों में ही क्या कर सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, की पॉइंट्स जो है इसके आ जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. बस इतना सा आपको बताना था कि ये जो वीडियो है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये रिवीजन सीरीज है, तो बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे यहाँ पे, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग लेकिन फिर भी कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है इसके बारे में देखते हैं. दैट इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है ना. एक्स्ट्रा जहां पे नीड होगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे. सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल सेल्स और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस. इट मींस इन द सिंपल वर्ड्स अगर हम बोलें सो क्या कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें क्या होता है, हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को यूज करते हैं, एनिमल सेल्स को यूज करते हैं, एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं एनिमल या प्लांट के, है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना. कैसे, किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो इसलिए हम यूज करते हैं. सो दैट ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम ये चीजें स्टडी करते हैं इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ठीक है. सो द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल एके. कार्ल एके ने 1990 में ये वर्ड दिया था, 1919 में. सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे. अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना. ये क्या चीज़ है? एक एसोसिएशन है, कह सकते हो, फेडरेशन है, जिसके थ्रू एक और डेफिनेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की दी गई है, जिसमें हमें समझना होगा क्या है. दैट बायोटेक्नोलॉजी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस. क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, part thereof and molecular analogs for product and services. In the simple way, same वही है, बस चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी कर दी गई हैं कि जो नेचुरल साइंस है उसका इंटीग्रेशन, उसे मिला दिया गया है ऑर्गेनिज्म की जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, सेल्स, उनके पार्ट्स या उनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, उनके मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स हमें पता है उन सबको हमने क्या किया है, मिक्स कर दिया, मिला दिया है. फॉर किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए. दैट इज ऑब्वियसली यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग. जो क्या होंगे? यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स होंगे. नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखें, नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं. सो देयर आर टू मेन टेक्निक्स दैट डेवलप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, या दो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये एक पहली टेक्निक है जो इन्वॉल्व होगी आपके बायोटेक्नोलॉजी में. एंड द सेकेंड वन इज स्टरलाइजेशन मेथड्स. स्टरलाइजेशन मेथड्स की बात करेंगे. नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जब आप किसी डीएनए में, किसी पहले से ही जो डीएनए है उसमें कुछ चेंजेस करते हो, कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, है ना, तो वहां पे उससे हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है. जैसे यहाँ पे लाइनें लिखी हैं, विच मॉडिफिकेशन अ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए और आरएनए. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि एक मॉडिफिकेशन है किसका? केमिकल नेचर ऑफ डीएनए आरएनए. यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपने किया, कोई डिलीशन कर दिया या कोई चीज ऐड कर दी, इंसर्शन कर दिया, है ना, कोई डीएनए जीन ऐड कर दिया, पीस ऑफ डीएनए ऐड कर दिया, तो उसकी बात हम लोग करेंगे. एंड आफ्टर द अल्टरेशन, अल्टर करने के बाद क्या किया, दियर इंट्रोडक्शन इनटू अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, और फिर हम उसे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं टू चेंज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट. जिससे क्या होगा कि जो हमने अपने अकॉर्डिंग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया था उस डीएनए में, अब वो उस होस्ट के अंदर जा चुका है. और होस्ट के अंदर गया है, इट मीन्स क्या होगा, इट इज गोइंग टू शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. वो अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा वहां पे, है ना बेटा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द स्टरलाइजेशन मेथड. स्टरलाइजेशन मेथड का सिंपली मतलब समझ सकते हैं हम लोग कि डिकंटामिनेशन या कंटामिनेशन फ्री करना किसी चीज को. सपोज आप एक कंटेनर में माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे ढेर सारे आपने माइक्रोब्स ग्रो किए हैं. सपोज आपने यहाँ पे ई कोलाई को ग्रो किया, है ना,
लेकिन आप जब देख रहे हैं इसको, तो इकोलाई के साथ साथ यहाँ पे पेंसिलियम वगैरह भी ग्रो करने लगे, है ना। तो अब क्या हुआ, जो आपका कल्चर था वो कंटेमिनेंट हो गया, है ना, कंटेमिनेट हो गया, किससे, पेंसिलियम से। तो ऐसी टेक्निक्स का यूज करेंगे हम इस मेथड में, जिससे क्या होगा कि ये जो अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो नहीं होगी, वो चेक हो जाएगी, है ना, जिसे हम कह रहे हैं स्टरलाइजेशन मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उसको देख लेते हैं। टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स, किसकी ग्रोथ हो रही है, ओनली डिजायर्ड जो माइक्रोब है उसकी, या फिर सेल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, यानी जो आपका कंटेनर होगा उसमें हम लोग ग्रो करेंगे ना, तो वो लार्ज क्वांटिटी में ही होगा। फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा, है ना, जिससे हमें क्या होगा कि एक लार्ज क्वांटिटी में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, और उसके थ्रू फिर हम आगे उसके जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, है ना, इन सबको हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। सो देयर इज सम बेसिक स्टेप इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने क्या किया, सपोज आपने एक फ्लावर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर था, उसमें कलर बहुत ब्राइट थे और बहुत, तो उसके जो सेंट थे यानी जो महक थी बहुत अच्छी थी, है ना। तो आपने क्या किया कि ये फ्लावर मैं दूसरे फ्लावर में, या जो जेनेटिक्स होते हैं, जो ये जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अब उन्होंने सोचा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छी महक और एक अट्रैक्टिवनेस होना, इसको किसी और फ्लावर में डालने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया उस प्लांट को, उस जीन को, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसे उन्हें ट्रांसफर करना है किसी दूसरे प्लांट में। ठीक है, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, और फिर उस डीएनए को क्या किया, मल्टीप्लाई होने के लिए होस्ट सेल में डाल दिया, और वहां पे क्या हो गया, वो होस्ट सेल उसमें रिकॉम्बिनेंट बना लेगी। ठीक है, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, आरडीएनए टेक्नोलॉजीज की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए होस्ट इन द जीन क्लोनिंग, है ना, और जब वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, तो क्या होगा कि वहां पे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना होस्ट सेल के अंदर, तो वहां पे कॉपीज बनने लगेंगी, क्या बनने लगेंगी, कॉपीज बनने लगेंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कि सपोज आपने एक बैक्टीरिया लिया, और बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, और एक उसका प्लाज्मिड होगा, क्या होगा बेटा, प्लाज्मिड होगा। ठीक है, फिर जब प्लाज्मिड को हमने देखा, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ये वाला ऐसे रख दिया, है ना, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, किसमें बेटा, हमने किसमें इंट्रोड्यूस किया, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इस प्लाज्मिड में, और जैसे ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड में गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, है ना, ये अटैच हो गया इससे। ठीक है, अब अटैच होने के बाद क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कई सारे इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके साथ साथ आपके प्लाज्मिड की मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ढेर सारे यहाँ पे आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बन जाएगा, है ना। इसे हम कह रहे हैं क्लोनिंग, इसे ही क्या कह रहे हैं, क्लोनिंग कह रहे हैं बेटा। ठीक है, इसे ही हम कह रहे हैं क्लोनिंग। और फिर बाद में जब क्लोनिंग हो जाएगी, तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे जब भी, जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी उसके लिए। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जो बेसिक जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके लिए। फिर बात करते हैं, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो डेवलप की थी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, वो किसने बनाया था, जो आरडीएनए है वो किसने बनाया था सबसे पहले। तो द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय द हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन। इन्होंने 1972 में क्या बनाया था, 1972 में बेटा हर्बर्ट बोयर ने और कोहेन ने बनाया था सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फिर इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज हर्बर्ट बोयर वर्क ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्होंने क्या किया, इंडोन्यूक्लियस, आपको याद होगा ना, इंडोन्यूक्लियस पे वर्क किया इन्होंने, किस पे, इंडोन्यूक्लियस पे वर्क किया, ई कोलाई में, विच कट द डीएनए इन अ पार्टिकुलर फैशन। आपने कटिंग ऑफ डीएनए देखा होगा, हमने आपको पढ़ाया है बेटा, है ना, भूलिएगा नहीं। कटिंग ऑफ डीएनए अगर आपने देखा है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि ये जो डीएनए है, अगर आप इसे यहाँ से कट करते हो, ठीक है, तो जब वो कट होता है तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है, ऐसे और ऐसे। अगर इस तरह के एंड फॉर्म हो रहे हैं तो इससे हम स्टिकी एंड बोलते हैं।
कौन से एंड बोलेंगे बेटा? स्टिकी एंड्स बोलेंगे। और अगर आपका कट जो है वो इस तरह से फॉर्म हुआ ऐसे करके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ब्लंट एंड। कौन सा एंड होगा बेटा? ब्लंट एंड होगा, ठीक है, ब्लंट एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। चलो, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया हो। इसके बारे में लिखा हुआ, हर्बर्ट बोयर वर्कड ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोलाई विच कट द डीएनए पार्टिकुलर फैशन इन अ पार्टिकुलर फैशन प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स इजीली जो है वो बाइंड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टिकी एंड्स के बारे में लिख दिया गया है ना, क्योंकि इसका नाम स्टिकी एंड हो गया है इसलिए। द रिस्ट्रिक्शन एंड्स वर लाइगेटेड, यानी लाइगेज एंजाइम के थ्रू फिर वो डिजायर्ड पीस से जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, ऐसे आपका एंजाइम लिया है ना, सॉरी आपका जो डीएनए लिया है और उसे आपने क्या किया, कट कर लिया है, इस तरह से कट कर लिया है, और इसके बीच में आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है। तो आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेम एंडोन्यूक्लियस से यानी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही कट होगा जैसे ये है ना। आपका जो एंजाइम, आपका जो पीस ऑफ डिजायर्ड ऑफ डीएनए है, सपोज ये वाला है, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही कट हुआ है, तो ये जाके इसकी प्लेस पे हम इसे लाइगेज की मदद से यहाँ पे बाइंड करवा देंगे, ठीक है, आसानी से जो बाइंडिंग हो जाएगी। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं स्टैनले कोहेन की। स्टैनले कोहेन स्टडीड प्लाज्मिड फ्लोटिंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, है ना। ये हमने आपको अभी बताया था कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है यानी सेल होती है, उसमें उससे अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? जीनोमिक डीएनए कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है बेटा, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ही ऑल्सो, आगे लिखा हुआ है बेटा, ही ऑल्सो डेवलप अ मेथड फॉर रिमूविंग, किसको रिमूव करने के लिए? प्लाज्मिड, फॉर द सेल एंड रीइंसर्टिंग देम इनटू द सेल, मतलब सेल से निकाल लिया जाता है और वापस से लगाने की एक टेक्निक भी इन्होंने इजाद कर ली। इन्होंने क्या किया? एक टेक्निक भी खोज ली। किसने बेटा? स्टैनले कोहेन ने। नेक्स्ट पॉइंट है दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक्स। उन्होंने क्या आइसोलेट किया? एंटीबायोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, ठीक है। दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फ्रॉम प्लाज्मिड, कहां से? प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, एंड देन लिंक्ड द जीन विद प्लाज्मिड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ई कोलाई। पहले उन्होंने बैक्टीरिया से निकाला, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड से, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरी प्लाज्मिड में उसको जोड़ दिया, किसकी मेथड? लाइगेशन की हेल्प से, और वापस से किसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया? ई कोलाई में इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। फिर अब क्या हो रहा है? वेयर इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट डीएनए पॉलीमरेज। ऑब्वियस सी बात है, क्लोनिंग होगी, रेप्लिकेट होगा, है ना, और बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, तो इजिली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेप्स कैरीड आउट इन कंस्ट्रक्शन डीएनए, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट रिकम्पोनेंट डीएनए, मतलब कौन कौन से स्टेप लिए गए थे फर्स्ट जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर लें। सबसे पहला स्टेप चूज किया गया था अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन द नेटिव प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, टाइफीम्यूरियम, है ना। जो टाइफीम्यूरियम था, इसके प्लाज्मिड से क्या किया गया था? डिसाइड किया गया कि एक एंटीबायोटिक जीन जो है वो उसको एनकोड किया गया था, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया गया। फिर क्या हुआ? प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। ये तो हम लोगों ने बात की थी कि ऑटोनोमसली ये रेप्लिकेट करता है, और एक्स्ट्रा जो सेलुलर होता है या सर्कुलर डीएनए होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, द डिजायर्ड डीएनए वाज कट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। जो आपका डिजायर्ड है, यानी जो ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पार्ट था, इसको कट कर लिया गया, ठीक है बेटा। एंड वापस से क्या किया? द कटेड डीएनए वाज लिंक्ड टू द प्लाज्मिड डीएनए एंड ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, और वापस से इसको जोड़ दिया गया और फिर वापस से ई कोलाई में भेज दिया गया फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप कि ये स्टेप्स जो है बहुत इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम इसके और डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारे पास कुछ की टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो सबसे पहले इनको देखते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट टूल की हम लोग बात करें, इट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड टूल इज द पॉलीमरेज एंजाइम्स, जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। लाइगेजेस की बात करने वाले हैं, वेक्टर्स की बात करने वाले हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म और होस्ट सेल की बात करने वाले हैं,
ठीक है, पहले थोड़ा सा इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करें। एंडोन्यूक्लियेजेस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी जो आपके ऐसे एंजाइम होते हैं जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करते हैं, यानी जो आपके डीएनए को कट कर सकते हैं, 2 हाफ्स में कट कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम एंडोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, या एक्सोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं आपके, एक एंडोन्यूक्लियस होता है और एक एक्सोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, बात करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम्स की। तो पॉलीमरेज एंजाइम्स ये है, वो होता है जो डीएनए पॉलीमरेज, जैसे आपने सुना होगा ना, वही वही होता है ना। और यहाँ पे काम क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन का काम करता है, मतलब क्लोनिंग का काम करता है एक तरह से। ठीक है, पॉलीमराइज यानी मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। लाइगेजेस की बात करें तो जब ये एंडोन्यूक्लियस किसी भी डीएनए पीस को कट कर देंगे तो लाइगेजेस की हेल्प से हम उसे टाई अप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, वेक्टर्स की बात करेंगे तो वेक्टर वो होंगे जिनके मदद से हम अपने जीन को, यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी होस्ट सेल में। ठीक है, उन्हें हम वेक्टर कहेंगे। जैसे कि हम प्लाज्मिड की बात करने वाले हैं। किसकी करेंगे बेटा? प्लाज्मिड की करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट सेल की बात करेंगे, जिस पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेगा और उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? होस्ट सेल कहते हैं। उसे ही बेटा क्या बोलेंगे? होस्ट सेल बोलेंगे। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलने वाले हैं? होस्ट सेल बोलने वाले हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, इनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बेटा मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए के कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं और एक्सोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं, इसकी बात भी अभी हम लोग करेंगे इसे। ठीक है, सो इससे पहले हम कुछ और पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। कहाँ पे होते हैं? बैक्टीरिया पे होते हैं। टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ डिफेंस, एक टाइप का डिफेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये क्या कहलाते हैं? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहलाते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कहलाते हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया है, सो बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि इसके पास अपना एक प्लाज्मिड है और इसका अपना एक जीन है ना, यानी जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई बैक्टीरियोफेज, किसी तरह का कोई बैक्टीरियोफेज इस पे अटैक करने आता है ना, और उस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो चाहता है कि इसमें ट्रांसफ़र कर दे और वो प्लाज्मिड से मिलके मल्टीप्लाई हो जाए। बैक्टीरियोफेज ऐसा सोचता है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर आता है, बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस करने लगती है क्या चीज़? एंडोन्यूक्लियेजेस, यानी जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करने लगती है, और जिसकी वजह से इसका जो जीन है यानी जो डीएनए है वो ब्रेक हो जाता है, कई पार्ट्स में कट जाता है। और जब कट गया, टुकड़ों में कट गया, तो फिर वो क्या, वो सर्वाइव अब कर सकता है ना? किसी काम का रह गया? नहीं रहेगा, है ना। तो वो प्लाज्मिड से अब बाइंड नहीं कर पाता, रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे क्या हुई कि जो बैक्टीरियोफेज था उसकी ग्रोथ चेक हो गई, है ना। तो इसीलिए बेटा हम यहाँ पे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब उसकी ग्रोथ को उसने रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो हिंड सेकेंड है, इसको आइसोलेट किया था स्मिथ, विलॉक्स एंड कैली ने किया था। 1968 में किया था। कब किया था बेटा? 1968 में किया था। और इसे किया कहाँ से था? जो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरियम होता है उसके थ्रू यहाँ पे इसको सेपरेट किया गया था वहाँ से। आगे लिखा गया है इट वॉज यूज टू कट डीएनए मॉलिक्यूल। ये किसको कट करने के लिए यूज होता है? ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है पहले से कि जो इंडो या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। और कहाँ पे बेटा? एक ऐसे पार्टिकुलर पॉइंट पे। उन पार्टिकुलर पॉइंट को, सीक्वेंसेस को हम कहते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस, है ना। कुछ ऐसे 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जहाँ से आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कर सकता है किसी भी डीएनए को, और उन्हें हम कहते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस। क्या कहते हैं बेटा? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, रिकग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। कैसे नाम पड़ा? जैसे कि आपने देखा भी लिखा था हिंड सेकेंड। तो ये नाम, ये अजीब सा नाम कहाँ से आ गया? हिंड सेकेंड ये क्या है?
ठीक है, तो इसकी हम लोग अगर बात करें तो ये कैसे आया, इसको देखते हैं। दैट यहाँ पे हो क्या रहा है कि द फर्स्ट लेटर इज डेराइव फ्रॉम द जीनस नेम। जो फर्स्ट लेटर है वो इसके कहाँ से ऑब्टेन किया गया, जीनस नेम। जैसे हिंड सेकंड था, है ना, तो इसका हिंड से जो फर्स्ट लेटर है एच, है ना, वो कहाँ से लिया गया बेटा, जीनस, ठीक है, एच, हीमोफिलस से लिया गया। और दो सेकंड लेटर जो लिए गए वो कहाँ से लिया गया, इन्फ्लुएंजा से लिया गया, ठीक है। जो डी है वो डी इसका स्ट्रेन है, क्या है बेटा, इट इज़ अ स्ट्रेन। एंड जो सेकेंड है यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ जो लिखा है इट इज़ द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, या ऑर्डर ऑफ कब इसे आइसोलेट किया गया था तब की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम इसकी नेमिंग को समझ सकते हैं। आगे इसी में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ से लिया गया, जीनस से लिया गया है। सेकेंड टू लेटर्स जो लिए गए हैं वो स्पीसीज नेम से लिए गए हैं, ठीक है। वेयर द एंजाइम एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया है। रोमन नंबर जो है बेटा वो क्या बताते हैं, वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताते हैं किसी भी एंजाइम का, किसी भी बैक्टीरियल स्ट्रेन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गया ई कॉर्पस, तो आप समझ गए होंगे, ई जो स्टैंड करता है जो एस्टेरिया के लिए, और सी ओ स्टैंड करता है कोलाई के लिए, आर स्टैंड करता है इसकी स्ट्रेन के लिए, और वन स्टैंड करता है ऑर्डर ऑफ जो आपका आइसोलेशन है उसके लिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है हिंट सेकेंड को भी, जैसे हम लोगों ने देखा था बाम H1 के लिए भी लिया गया है, और इनके रिस्पेक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है जहाँ से आइसोलेट किया गया उसके बारे में डिटेल दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग फ्रॉम अ क्लास टू अ क्लास दैट इज नोन एज न्यूक्लिएजेज। हम लोगों ने जब डाइजेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे देखा होगा कि न्यूक्लिएजेज करके कुछ एंजाइम्स मिले थे, जहाँ पे आपको ये मिला था कि ये न्यूक्लिएजेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, डीएनए को कट कर सकते हैं। तो वही एंजाइम्स यहाँ पे भी हैं, बस इनको अलग तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, एंडोन्यूक्लिएजेज और एक्सोन्यूक्लिएजेज, है ना। पहला है आपका एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। एक्सो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सो बाहर, है ना, साइड वाइज। तो जैसे अगर ये पूरा एक स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये साइड से कट करेगा, है ना। कट करेगा कहाँ पे, एंड पे, यानी साइड से कट करेगा। और जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्ट्रैंड, जैसे ये स्ट्रैंड है तो ये मिड से कहीं पे भी कट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिन्हें हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, 6 बेस पेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअल में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। यहाँ पे एक नाम आया है किसका, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भला होते क्या हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, उसकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पैलिंड्रोमिक बच्चा वो सीक्वेंस होते हैं, यहाँ पे दिया गया है जैसे कि जिनको हम एक ही डायरेक्शन में रीड करें तो जो रीडिंग है वो सेम आए, जो लेटर्स हैं वो सेम आए, है ना, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे हम लोग रीड करके देखते हैं, ट्राई, जैसे 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन मूव करते हैं हम लोग 3 डैश की तरफ, तो GAATTC आ रहा है इधर से, ठीक है। वापस से 5 डैश टू 3 डैश अगर जा रहे हैं तो GAATTC आ रहा है ना। इसका मतलब ऐसे सीक्वेंस जिनको दोनों तरफ से पढ़ने में, अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं, तो जो रीड है वो सेम आए, है ना, जो आपकी रीडिंग्स है वो सेम आए, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। कैसे एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं किसी भी डीएनए पीस को, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो डीएनए होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कह सकते हो कि एक तरह से इंस्पेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू, एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। एवरी एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट द इंटायर डीएनए, क्योंकि उसे खोजना क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस खोजना होता है ना, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो खोजना होता है, तो इसलिए पूरा डीएनए वो रीड करता है, और जहां पे भी उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया वहीं पे वो उससे बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही बाइंड करता है ना, ऊपर वाला डायग्राम हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से कुछ समझाने में मदद मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, दैट ऑन फाइंडिंग द पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मिलते ही क्या हो जाएगा, ऑन फाइंडिंग द पैलिंड्रोम द एंडोन्यूक्लियस बाइंड टू द डीएनए, एंडोन्यूक्लियस डीएनए से बाइंड कर जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, इट कट्स द अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये अपोजिट स्ट्रैंड को कट करेगा, मतलब इसको भी करेगा और इधर वाले को भी करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स को ही यहाँ पे क्या करेगा बेटा, कट करेगा। अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर्स पे नहीं कट करेगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं कट करेगा,
इधर से कट कर सकता है, इधर से कट कर सकता है ना, सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करेगा। सिंपल कहने का मतलब ये है, ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड बिटवीन द सेम बेसिस ऑन द बोथ स्ट्रैंड, और बिटवीन द सेम बेसिस के बीच में कट करेगा। जैसे तभी तो स्टिकी एंड बनेंगे। अभी हम लोगों ने स्टिकी एंड की बात की थी हम लोग, जैसे हमने आपको बताया था स्टिकी एंड कुछ इस तरह से फॉर्म होते हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे। एक ये स्टैंड है स्टिकी वाला, एक ये स्टैंड है स्टिकी वाला, ठीक है। अब सेम स्टैंड यहाँ पे भी देखिए कैसे आपको मिलेगा। सपोज आपने कोई एंजाइम ईकॉर ले लिया है, ईकार जो ईकॉर है वो कट कर रहा है जी और ए के बीच में, है ना, ईकॉर 1 ले लिया है और वो यहाँ से कट कर रहा है, दूसरा तो वहाँ से कहाँ से कट करेगा, दूसरे स्टैंड को भी जी और ए के बीच से ही कट करेगा। तो जब जी और ए के बीच से कट करेगा तो आप ऐसे देखेंगे तो जी इसके साथ है और ये वाला सीक्वेंस फिर इसके साथ है, ठीक है ना। फिर ऊपर से अगर देखेंगे तो ये सीक्वेंस पूरा इधर है और ये इधर है, ऐसे करके। तो आप मैच करिए दोनों सीक्वेंस एक जैसे, दोनों जो एंड्स बने हैं वो ऐसे ही बने हैं ना, सेम सेम। इन एंड्स को ही हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है बेटा, जो पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, द स्टिकी एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइगेज, है ना। ये मतलब जो स्टिकी एंड है वो आसानी से लाइगेज के एक्शन को कंपाइल कर सकते हैं ना, वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब ऐसा होगा उसकी हम लोग अभी बात करेंगे। आगे लिखा है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से जो डीएनए है उसको ऑब्टेन किया जाता है और सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है। जैसे ये एक डीएनए था और हमारे पास एक डीएनए ये है, ये ए है और ये बी है। इस वाले डीएनए का, ए वाले डीएनए का हमें कोई पार्ट बी वाले में डालना था, तो हम सेम एंडोन्यूक्लियस, जैसे हमने ऊपर ईकॉर 1 लिया था तो ईकॉर 1 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ईकॉर 1 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ताकि सेम तरह के एंड जो है वो डेवलप हो और फिर बाइंडिंग करने में उनकी आसानी हो, है ना। तो इससे आप समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा है, डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सो दैट द बोथ डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, जिससे क्या होगा कि दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके पास सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड होंगे। दीज स्टिकी एंड, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे। दीज स्टिकी एंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही एंडोन्यूक्लियस से कट करें तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे, है ना। दस कैन बी ज्वाइंट बाय द डीएनए लाइगेज, और इसलिए उनको डीएनए लाइगेज की वजह से यानी उनकी मदद से ज्वाइंट किया जा सकता है एंड टू एंड। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डायग्राम बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आने लगे। लिखा हुआ यहाँ पे बेटा, एंजाइम कट विद बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आपने सेम एंजाइम लिया है तो दोनों स्ट्रैंड को ही कहाँ पे कट करेगा, सेम साइड से कट करेगा, है ना। चाहे वो आपका फॉरेन डीएनए हो, चाहे वो आपका वेक्टर डीएनए हो, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आप देखेंगे ईकॉर फर्स्ट लिया गया है और वो जी ए के बीच में कट कर रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे जी ए के बीच में कट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ स्टिकी एंड आपको डेवलप किए हुए मिल जाएंगे। सेम फॉरेन डीएनए में भी आप देखेंगे तो ये भी सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपका जो कटिंग हो रही है वो, क्योंकि आपने ईकॉर 1 ही लिया था इसमें भी कट करने के लिए, तो सेम तरह के स्टिकी एंड जो है वो डेवलप हो गए हैं। तो अब आसानी से ये इस पर ज्वाइंट हो जाएगा, लाइगेशन हो जाएगा, है ना। लाइगेज की मदद से हम इसे लाइगेट कर देंगे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट बन गया है, ठीक है बेटा। सो इस तरह से कुछ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन कैसे करते हैं और आइसोलेशन कैसे करते हैं किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट का। बेसिकली हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती क्या है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन दियर साइज, उसके साइज और डेंसिटी की बेस पे, मतलब डेंसिटी भी आ जाती है ना, तो वो आगे भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली साइज के बेस पे यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्टली द सैंपल डीएनए इज कट इनटू द फ्रेगमेंट बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट जो हमारा सैंपल है उसको कट कर लिया जाएगा, किससे,
एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट कर लिया जाएगा, है ना। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में आपने अपना डीएनए सैंपल डाला और उसमें एंडोन्यूक्लियस डाला, तो वो एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके और कट कर देगा उसको, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में डीएनए को क्या करेगा, कट कर देगा। फर्स्ट स्टेप में कट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डीएनए का पीसेस कट हुए हैं उन्हें, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हम उसे एक तरह से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, द डीएनए फ्रेगमेंट बीइंग नेगेटिवली चार्ज कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम और मैट्रिक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोज जेल, जो एग्रोज होती है, एग्रोज जेल होती है, वही कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स होती है। ठीक है बेटा, which is a natural linear polymer of D-galactose and 3,6 N-hydro L-lactose which is an extract from seaweed, जिसको कहाँ से निकाला जाता है, सीवीड से निकाला जाता है। तो इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये एक लीनियर पॉलीमर है, जो आपका एग्रोज जेल है यानी एग्रोज है, वो क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है। फिर बात करेंगे किसका लीनियर पॉलीमर है, तो ये D-galactose और 3,6 N-hydro L-lactose का पॉलीमर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट यानी जो रिजॉल्व हो गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू द साइज जो है वो सेपरेट होंगे ऑफ द सीविंग प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना, इन द एग्रोज जेल। हेंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट विल मूव, है ना, फर्दर इट विल मूव। कहने का मतलब जितना छोटा होगा उतना ही आगे की तरफ ये मूव करेगा। अब यहाँ पे डायग्राम समझ लेते हैं पहले, वरना आपको लैंग्वेज साइज समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। ये रीजन जो है यहाँ पे कैथोड होता है, यानी माइनस यानी निगेटिवली चार्ज होता है ये रीजन, और ये रीजन जो होता है यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी एनोड यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, एक्चुअल में दीज आर द डिप्रेशन होते हैं, यानी गड्ढे की तरह होते हैं ये, जिन्हें हम वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं। और ये पूरी प्लेट जो है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट जो है, जेल प्लेट, पूरी जेल से यानी एग्रोज जेल से भरी होती है, मैट्रिक्स से भरी हुई होती है। फिर हम क्या करते हैं, इन वेल्स में अपने डीएनए सैंपल को ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। एनोड और कैथोड उनमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट रन कराते हैं माइन्यूट सा, जिससे क्या होता है कि जब नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए कैथोड की तरफ होगा तो वो मूव किसकी तरफ कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होता है एक दूसरे में, तो ये जो आपका डीएनए है ये एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और क्योंकि जो एग्रोज जेल होते हैं उसमें बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं, है ना, तो अब क्या करेगा, ये जो डीएनए का पीस है वो पोर्स के थ्रू आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा, और जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतनी जल्दी ही आगे मूव करेगा और दूर मूव करेगा, और जो बड़े बड़े पीसेस होंगे वो आगे पहले ही रुक जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आगे कुछ एक दो पॉइंट हैं जिनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जब आपने फ्रेगमेंट को क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट पे स्प्रेड आउट करवा लिया, है ना, पूरा वो मूव कर गए हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर विजुअलाइज आफ्टर द स्टेनिंग। जब उनको हम देख कैसे सकते हैं, उनको हम स्टेन करके देख सकते हैं, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल है जिससे पहले हम स्टेन करेंगे और फिर हम यूवी रेडिएशन से उसको देख सकते हैं आसानी से। जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द डीएनए फ्रेगमेंट आर सीन एज ऑरेंज कलर बैंड। जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो हमारे ऑरेंज कलर, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लाइट डार्क ऑरेंज, वैसे ही ऑरेंज कलर में ये दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट। जो सेपरेटेड बैंड है उनको वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं स्पून से ऐसे निकाल लिया गया, क्योंकि जब हमने देख लिया, जैसे हमारी ये प्लेट है और हमने इसको ऐसे देख लिया कि यहाँ पे हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, तो हमने क्या किया, ऐसे स्पून से एक तरह से निकाल के अपना सैंपल कहीं दूसरी जगह रख दिया। तो इस प्रोसेस को हम एक तरह से कह सकते हैं इल्यूजन। इसे क्या कहते हैं बेटा, इल्यूजन कहते हैं। एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द जेल पीस, उसे हम कहते हैं इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट आर यूज्ड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हिच कैन बी ज्वाइंड विद
क्लोनिंग वेक्टर, है ना, जो हमारा हमने इल्यूजन से निकाला था अपना प्यूरिफाइड डीएनए, वो अब क्या कर सकते हैं, तैयार है हमारा किससे, वेक्टर से बाइंड करने के लिए, और फिर बाद में हम इसे आगे के प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे, ब्लॉटिंग वर्ड आता है, ब्लॉटिंग वर्ड, नॉर्दर्न साउदर्न ब्लॉटिंग वगैरह, है ना। तो जो ब्लॉटिंग होती है, सिंपली यहाँ पे आपने पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, बस इतनी सी बात है कि ब्लॉटिंग को हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग होती क्या है, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर क्लोथ, है ना, जो नाइट्रोसेलुलोज की क्लोथ पे ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें, क्लोनिंग वेक्टर। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टार्ट हो गया, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम यानी क्लास 12 के एग्ज़ाम से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले पॉइंट की वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल। वेक्टर होते क्या हैं, दीज आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, होते क्या हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए, जो क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट को इनटू द होस्ट सेल, मतलब जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी फॉरेन डीएनए के साथ बाइंड करें और फिर वो किसी दूसरी होस्ट सेल में जाके एंटर कर सकते हैं, है ना, हम उसे एंटर करवा सकते हैं। वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर को हम मतलब एज ए वेक्टर किस किस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को, तो प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हैं एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड आपने पता होगा कि सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो बेटा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और उनके पास इनमें हाई कॉपी नंबर होता है, जो इनका मतलब ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनके पास हाई कॉपी नंबर होता है, तो इस वजह से आसानी से ये इनको हम यूज़ कर सकते हैं प्लाज्मिड में, ठीक है। कॉपी नंबर क्या होता है ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, it is defined as the number of copies of vector present in a cell. It is varies from 1 to 100 copies per cell. Simply, है ना, तो इसे हम कहते हैं कॉपी नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द बेस्ट नोन वेक्टर इज प्लाज्मिड वेक्टर। सबसे बेस्ट यानी सबसे आसान, सबसे अच्छा कौन सा है बेटा, हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है। एक और वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बनाया गया था, फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर को डेवलप किया गया था आर्टिफिशियली, तो इसे याद रखेंगे बेटा, दैट इज PVR322। कौन सा है बेटा, PVR322 इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डेवलप इन 1977। इसको डेवलप कब किया गया था, 1977 में डेवलप किया गया था। और किसने डेवलप किया था, वॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज ने डेवलप किया था, कहाँ से बेटा, ई कोलाई के प्लाज्मिड से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द फॉलोइंग फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, ठीक है। हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओराई का होना। किसी भी वेक्टर में यानी प्लाज्मिड में हमें सबसे पहले देखना ये होगा कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है ना, कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इसी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, दिस इज द डीएनए सीक्वेंस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू द सीक्वेंस कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कोई भी पीस हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आसानी से रेप्लिकेट कराया जा सकता है विद इन द होस्ट सेल। ओराई की बात करते हैं बेटा, तो जैसे अभी हमने कॉपी नंबर की बात की थी ऊपर, तो वो भी कंट्रोल करता है, लिखा हुआ है ओराई ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए फॉर मैनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक बहुत मैक्सिमम कॉपी नंबर चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए, तो आपको ऐसा प्लाज्मिड ढूंढना होगा जिसकी जो ओराई है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, यानी हाई कॉपी नंबर का आउटपुट दे। फिर हमारे पास है बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, एक्चुअली जब हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और फिर उसे हम किसी
बैक्टीरिया या किसी होस्ट सेल में डालेंगे तो वहाँ पे जिनके पास होस्ट सेल में, जैसे ये बैक्टीरिया है, कई सारे बैक्टीरिया हमारे टेस्ट ट्यूब में ऐसे थे, ठीक है। तो जब हमने प्लाज्मिड डाला तो प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कुछ में तो गया पर कुछ में नहीं गया, कुछ में एंटर हुआ कुछ में एंटर नहीं हुआ, है ना बेटा। तो अब यहाँ पे सीन क्या है कि जिनके पास हमारा मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, जो वेक्टर चला गया है जिसके अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। और जिनके पास हमारा मॉडिफाइड डीएनए नहीं है उन्हें हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने में, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं की बात करते हैं हम लोग। इट हेल्प्स टू सिलेक्ट द होस्ट सेल विच कंटेन द वेक्टर, इट मीन्स की ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ये क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर by which a piece of DNA is introduced into a bacterial cell। ऑब्वियस सी बात है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट, जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरेम्पिकिनॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये जो कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं ये यूजफुल है बेटा सिलेक्टेबल मार्कर के लिए, है ना। सिलेक्टेबल मार्कर की तरह हम यूज करते हैं एज इन इकोलाई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। इसका मतलब जो नॉर्मल इकोलाई है उसके पास किसी तरह का भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा, कैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा देख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारा एक बैक्टीरिया था, दूसरा बैक्टीरिया था, है ना। एक बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो चला गया था और दूसरे बैक्टीरिया में नहीं गया था, है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है ना। ये नॉर्मली जो बैक्टीरिया था वही है। हमने अपने जीन में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स डाले हैं। क्या डाले हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जाने हैं। तो इसका मतलब ये जो होस्ट सेल है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगी और जो हमारा बैक्टीरिया है नॉर्मल वाला दूसरा, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसमें ऐसा कोई जीन पहले से नहीं था और हमने डाला भी नहीं है। तो अगर हम इस कल्चर में एम्पिसिलिन को डाल दें, मीडियम में एम्पिसिलिन को डाल दें, तो ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे इनकी डेथ हो जाएगी और बचेगा कौन? बल्ले बल्ले किसकी होगी? ये जो आपके ट्रांसफॉर्मेंट हैं इनकी हो जाएगी, क्योंकि इनके पास तो भैया पहले से ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं तो वो आसानी से अपने आप को बचा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, यानी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, क्लोनिंग साइट की बात करते हैं। क्लोनिंग साइट क्या होती हैं? टू लिंक द एलियन डीएनए, देखिए यहाँ पे, टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर रिक्वायर्स वेरी फ्यू यानी मोस्टली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। जो वेक्टर है उसको केवल सिंगल रिकॉग्निशन साइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए वो क्या करता है, मतलब जहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर कैन कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। ऑब्वियस सी बात है, सपोज आपका ये डीएनए है वेक्टर में, है ना, और इसके पास 1 2 3 4 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है सेम सेम। तो अब बताओ आपका जो इंडोन्यूक्लियस है यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ से भी कट कर सकता है, इसको यहाँ से भी कट करेगा, यहाँ से भी कट करेगा, यहाँ से भी कट करेगा। तो ऐसे तो आपके जीन में कई सारे फ्रेगमेंट हो गए ना, डीएनए में कई सारे फ्रेगमेंट हो गए। आपका फ्रेगमेंट क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया, डीएनए का खराब हो गया, है ना, तो वर्किंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्रेफर्ड ये किया जाता है कि मोस्टली सिंगल जो आपका सिंगल क्लोनिंग साइट हो, वहाँ पे रिकॉग्निशन साइट कैसी हो? सिंगल हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए कैन बी कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन 1 or 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। लाइगेशन की बात कर रहे हैं कि कब हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे हो सकता है जहाँ पे 1 या 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो, वहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी इजी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, यहाँ पे आपको बहुत ईजी समझ में आने वाला है, ठीक है।
क्योंकि पॉइंट पॉइंट वाइज एकदम सीक्वेंस से सब कुछ लिखा है। ऐसा नहीं कि पोथी हमने ला के रख दी बहुत ज़्यादा है ना, पूरा थ्योरी पूरी बरसा दी है आपके ऊपर, ऐसा तो नहीं किया ना, दब तो नहीं गए आप ना, देख लो अपने आप, चोट वोट तो नहीं आई ना बिल्कुल। हाँ ऐसे ही देखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे पहला बात करते हैं, देयर आर सेवरल वेक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मिड तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज पढ़ा है ना, तो सेवरल हैं। विच आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग, जिसको हम क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये करते ही करते हैं। इन प्लांट्स द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा प्लांट के लिए है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो बेटा हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है, इसकी हेल्प से है ना, किसकी हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की हेल्प से इज यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। कैसे यूज होता है, क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है इज अ पैथोजन फॉर सेवरल डाइकॉट प्लांट, और ये एक तरह का पैथोजन की तरह वर्क करता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी हमें इसे क्या करना हो, वेक्टर की तरह यूज करना होता है, तो हम इसे डिसआर्म कर देते हैं, यानी जो इसकी जो भी इसका केमिकल सिक्रेट हो रहा होगा जिस भी पीस से, या जिस भी पीस से जो प्रोटीन, जो एक किलिंग प्रोटीन होगी प्लांट्स के लिए, या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रोटीन होगी, उसे हम खराब कर देते हैं, ताकि वो पैथोजन ना रहे, मतलब मोर पैथोजन ना रहे ना, खराब ना हो हमारे प्लांट्स, ठीक है। उसी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आगे लिखा है, इट डिलीवर्स अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए इन द टीआई प्लाज्मिड विच ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल प्लांट इनटू द ट्यूमरस सेल विच प्रोड्यूस केमिकल अगेंस्ट द पैथोजन, जिसमें क्या होता है, पैथोजन से अगेंस्ट में केमिकल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं, रेट्रो वायरस की बात कर रहे हैं, एडिनो वायरस की बात कर रहे हैं, पेप्लियोमो, जो पेप्लियोमा वायरस होते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। आर ऑल्सो यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल्स बिकॉज इनके पास एबिलिटी होती है कि एनिमल सेल्स की जो होती हैं उनको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैंसर सेल मतलब यहाँ पे ये नहीं समझ रहे हो आपको ये नहीं समझना है कि खतरनाक हो गया, अरे कैंसर नाम ले लिया तो ये तो बहुत डिजीज हो गई, बीमारी हो गई। कैंसरस सेल का मतलब यहाँ पे बच्चा ये है, बिकॉज द कैंसरस सेल हैज एबिलिटी टू डिवाइड मल्टीप्लाई इनॉर्मसली, है ना, उनके पास एबिलिटी आ जाती है क्या, वो मल्टीप्लाई करते हैं इनॉर्मसली, बार बार मल्टीप्लाई करती हैं, तो इसीलिए हम उन्हें कैंसरस सेल कह देते हैं, ठीक है। कैंसर सेल का ये मतलब नहीं है कि वो खराब हो गया, गंदा हो गया, वो सड़ गया, खराब हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कैंसर सेल का मतलब यहाँ पे ये है सिंपली कि उनके पास एक एबिलिटी गेन हो जाती है जिससे वो तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। अब सोचो आप, जब कोई सेल तेजी से मल्टीप्लाई करेगी तो जो उसमें जीन्स होंगे वो भी मल्टीप्लाई करेगी, तो उससे जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो तो ज़्यादा होगा एक्सप्रेस ना, तेजी से होगा, है ना, मोर अमाउंट में एक्सप्रेशन दिखेगा हमें, तो इसीलिए ऐसा यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। दे आर फर्स्ट डिसआर्म्ड, अभी हमने आपको बताया था कि पहले इन जो हमारे वेक्टर्स होते हैं इन्हें डिसआर्म कर दिया जाता है ना, ताकि वो हार्मफुल ना हो हमारे प्लांट के लिए। आगे, एंड देन यूज्ड टू ट्रांसफर डिजायरेबल जीन टू द एनिमल्स, और फिर बाद में एनिमल्स को एक डिजायरेबल जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एनिमल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्ड कैन बी डन बाई वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो सिलेक्शन है हमारा रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए का, उसको कैसे हम कर सकते हैं इसकी भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी देर का हो गया, मतलब 1 घंटे का हो गया है और काफ़ी कुछ अभी इसमें बचा हुआ है। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।